आपके सामने उपस्थित हूँ आज। तो मैं सबसे पहले हमेशा की तरह यही चाहूँगा कि सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में जितने साथी भी जुड़े हुए हैं, चैट बॉक्स में ये लिख कर भेज दें कि मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं। थैंक यू सर। ठीक है। तो सभी को आवाज़ आ रही है मेरी? चलिए हम आगे बात करते हैं। क्योंकि आज कुछ पार्टिसिपेंट कम है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे-जैसे बात चलते रहेंगी, मुझे लगता है कुछ लिंक में प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए जुड़ नहीं पा रहे हैं। धीरे से सभी साथी जुड़ जाएँगे। तो लगभग हमारा जितना भी कोर्स था अभी तक का, वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिन पर हम लोग अभी तक बात नहीं किए थे। हमें ये लगता था कि शायद ये बच्चे अभी नहीं समझ पाएँगे, क्योंकि हम कंटिन्यू इस पर काम कर रहे हैं, तो अब हमारे बच्चे काफ़ी कुछ सीख भी गए होंगे, तो अब हम उनको ये चीज़ भी बता सकते हैं, इसलिए आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो है गुणज और गुणनखंड, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और अगर गुणनखंड और गुणज और गुणनखंड बच्चों को नहीं सिखाया जाए ठीक से, उनको उनका बेस अगर क्लियर नहीं किया जाए, तो उनको आगे बहुत समस्या आती है क्योंकि जो हमारा फ्रैक्शन का जो भिन्न का जो जोड़ या घटाव होता है, उसमें भी इसकी आवश्यकता होती है। इसके माध्यम से ही वो लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ के बिना वो जोड़ जो है भिन्नों का जो जोड़ है, वो नहीं बन पाता। लेकिन ये क्योंकि हमारा ये शुरुआत हुआ है 5वीं क्लास से, जो गुणज और गुणनखंड है ये 5वीं क्लास से शुरू हुआ है। उसके बाद अपर क्लास में ये हर क्लास में इसकी आवश्यकता होती है और अलग-अलग मेथड से हम एलसीएम, एचसीएफ भी निकालते हैं। लेकिन जब हम बच्चों के साथ शुरू करते हैं, जब 5वीं में पहली बार हम इसको पढ़ाते हैं, गुणज और गुणनखंड बच्चों को सिखाते हैं, तो बहुत ही आसान तरीका है, उससे हम शुरू करते हैं। तो सभी रेडी हैं तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आप लोग से यही उम्मीद रहेगा कि जो भी सवाल पूछे जाएँगे क्योंकि एज़ अ टीचर आप अभी नहीं जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और जैसे आप क्लास में जाकर पढ़ाते हैं और बच्चों से आशा करते हैं कि बच्चे आपका जवाब दें, तो उसी तरह मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी जवाब दें। तो इससे सीखना और आसान हो जाता है और जो गतिविधि हम यहाँ करते हैं, वो आसान हो जाता है अपने क्लासरूम में करना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी इसका जवाब देते रहेंगे, बीच-बीच में कुछ न कुछ जो भी आपको उत्तर देना है या सवाल करना है, वो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं। तो पहले हम गुणज और गुणनखंड है, तो पहले हम गुणज से शुरू करते हुए हम धीरे से आगे बढ़ते हैं और इसके लिए कुछ गतिविधि है, जिसको आप लोगों को बताया जाएगा और तो मुझे लगता है कि आप लोग सभी लोग सुने होंगे पहले गुणज और गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल होता है इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं और हिंदी में गुणज कहते हैं या अपवर्त कहते हैं। जब बच्चे इसको पहली बार सुनते हैं इस शब्द को, गुणज या अपवर्त पहली बार सुनते हैं क्योंकि वो पहले नहीं सुने होते हैं। वो लेकिन गुणा से परिचित रहते हैं, गुणा वो जानते रहते हैं, या तो पहाड़ा भी बच्चे जानते रहते हैं, उसके बाद ही हम इस पर बात करते हैं क्योंकि वो पहली से पढ़ते हुए आ रहे हैं गुणा और पहाड़ा जो है वो पढ़ते आ रहे हैं, तो वो इससे भली-भाँति परिचित रहते हैं। क्योंकि हम जब भी कुछ चीज़ सिखाते हैं, तो ये ज़रूर देख लेते हैं कि बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है, वो कहाँ तक है। ठीक है? तो उसके बाद जब हम बात करते हैं गुणज, क्योंकि गुणज बच्चे पहले नहीं सुने हुए होते हैं, तो उनको 1-2 गतिविधि है जो बता रहे हैं उसके माध्यम से शुरू किया जा सकता है। तो आप लोगों को मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा, सभी को व्हाइट बोर्ड नज़र आ रहा है? यस सर। जी, थैंक यू अंकिता जी। तो आप इस गतिविधि को क्लासरूम में भी कर सकते हैं, अपने कक्षा में भी कर सकते हैं या तो मैदान में भी कर सकते हैं और ब्लैक बोर्ड में भी ऐसा ड्राइंग बनाकर किया जा सकता है। हालाँकि फर्श में जब बनाते हैं हम नीचे में हम जब ऐसे बना लेते हैं खाना-खाना करके, एक बच्चे गेम भी खेलते खेलते हैं जिसको लंगड़ी कहते हैं, वो भी खेलते हैं तो बच्चे को अगर फर्श में बनाकर दिया जाए, तो बहुत आसानी से इसमें करते हैं और उनको मज़ा आता है। तो कुछ करना नहीं होता, चॉक से
नीचे में फर्श पे, क्लासरूम के फर्श पे लाइन से नंबर लिख दिया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आगे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें जगह कम था इसलिए मैंने 12 तक ही लिखा है। तो ये नंबर आप लिख सकते हैं। अब किसी भी एक बच्चे को, या तो सभी बच्चों को ग्रुप में खड़े कर सकते हैं घेरे में, और किसी एक बच्चे से ये कहें कि आपको 2-2 कदम चलना है। यहाँ आप खड़े हैं, मान लीजिए यहाँ खड़े हैं और यहाँ से 2 कदम चलेंगे तो बच्चा गिनेगा 1 2 और 2 चलेगा और कहाँ जाएगा? 2 पे आ जाएगा। तो बच्चे को कितना कदम चलना है? 2-2 कदम चलना है। ठीक है? और जितने में वो रुकता है उसको वो अपने कॉपी में लिखता जाएगा। वो एक नोट कॉपी पकड़ के चलेगा और पहले 2 कदम चलेगा तो 2 आएगा, 2 पे रुकेगा तो 2 लिख लेगा अपने कॉपी पे। फिर उसको 2 ही कदम चलना है तो फिर 2 चलेगा तो किस पे पहुँच जाएगा? 4 पे पहुँच जाएगा। फिर इसी तरह 2 कदम चलेगा तो किस पे पहुँच जाएगा? और इसको बच्चे तुरंत कर लेंगे। ठीक है? 6 पे आ जाएगा, 6 के बाद किस पे आ जाएगा? 8 पे आ जाएगा और 8 के बाद किस पे आ जाएगा? 10 पे। थैंक यू सर। तो बच्चे इसका जवाब तुरंत दे देंगे और जो बच्चा उस खाने पे चल रहा है वो तो लिखेगा ही, बाकी बच्चे भी इसका आसानी से जवाब दे देंगे कि 2-2 कदम चलना है। अगर हम 0 शुरू किए हैं तो 2 पे आएँगे, फिर 4 पे आएँगे, 6 पे आएँगे, 8 पे आएँगे, 10 पे आएँगे, 12 पे आएँगे और इसी तरह कंटिन्यू आगे। अगर आपके पास नंबर है तो बच्चा उस पे चलता जाएगा और कॉपी में नोट करता जाएगा। इसी तरह अलग-अलग संख्या बच्चों को दिया जा सकता है। उसके बाद 3 भी दिया जा सकता है कि 3 कदम, किसी बच्चे को 3 कदम चलाना है, किसी बच्चे को 4 कदम चलाना है और देखना है कि कितने-कितने नंबर पर वो रुकता है। तो इसमें हम लोगों को एक नंबर, जैसे हम 2 कदम चल रहे थे, 2 से शुरू किए तो 2, 4, 6, 8, 10 और आगे भी जा सकता है क्योंकि ये संख्याएँ खत्म नहीं होंगी। लेकिन हम जितना नंबर लिखे हुए हैं, उतना कदम ही बच्चे इस पर चलेंगे और उसको लिखेंगे। तो हमें एक नंबर दिखता है, देखिए हमें विभिन्न प्रकार का नंबर दिख रहा है, 2, 4, 6, 8, 10। आप बच्चों से ये भी पूछ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है? पहले बच्चे इसे देखे हुए होते हैं, इसका उपयोग किए हुए होते हैं, या किसी बच्चे से आप पूछ सकते हैं कि 2 का पहाड़ा बोलो। तो बच्चा जब 2 का पहाड़ा, लगभग 5वीं के बच्चे हैं, तो 2 का पहाड़ा सभी जानते हैं, 3 का पहाड़ा जानते हैं, यहाँ तक 10 का पहाड़ा जानते हैं, गुणा करने भी जानते हैं। तो अगर बच्चों से ये पूछा जाए कि एक बार पहाड़ा पढ़ के देखो, तो जो संख्याएँ हमें प्राप्त होंगी वही संख्या इसमें क्या हो रहा है, नज़र आ रहा है। तो 2, 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इस तरह करते हुए 10 तक जब मैच हो गया तो निश्चित रूप से वो आगे भी वही संख्या बढ़ते जाएँगे। इसी तरह अगर 3 कदम चला जाए, तो सबसे पहले 3 में रुकेगा बच्चा, फिर 6 में रुकेगा, फिर 1, 2, 3 करके 9 में रुकेगा और इसी तरह किस पे रुकेगा? 12 पे रुकेगा। तो यहाँ संख्या आएगी, तो इस तरह आगे चलता जाएगा। इसमें हम देखते हैं कि 3 का पहाड़ा हमारे सामने नज़र आ रहा है। अगर हम 3 कदम चलते हैं, कंटिन्यू 3 कदम ही चलते हैं, तो हमारा 3 का पहाड़ा बन जाता है। अगर 2 कदम चलते हैं तो 2 का पहाड़ा बन जाता है, 4 का चलें 4 कदम चलेंगे, तो 4 का पहाड़ा बन जाएगा। इस तरह बच्चे कंक्लूज़न निकाल लेते हैं और उन्हें ये समझ में आ जाता है कि ये क्या बन जा रहा है, पहाड़ा बन जा रहा है, ठीक है? और यही अगर बताया जाए बच्चों को कि ये जो पहाड़ा बनता है, जैसे हम 2 का पहाड़ा 2 कदम चल रहे हैं, यहाँ 2 कदम चल रहे हैं, तो 2 का पहाड़ा बन रहा है। 3 कदम चल रहे हैं, 3 का पहाड़ा बन रहा है। तो ये जो पहाड़ा बनता है, जो संख्याएँ प्राप्त होती हैं, 2 प्राप्त हो रही हैं, 4, 6, 8, 10, इसी को हम बोलते हैं 2 का गुणज कहते हैं। 2 का क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं। गुणज यही होता है, जो संख्याएँ पहाड़ा पढ़ने से या 2-2 कदम चलने से, 3-3 कदम चलने से प्राप्त होता है। जितना कदम आप चल रहे हैं, वही प्राप्त हो रहा है, तो वो उस संख्या का क्या रहेगा? गुणज रहेगा, जो उसके पहाड़ा में आता है। जैसे हम यहाँ 2 कदम चल रहे हैं, तो बच्चे चल के देखे हैं जब, क्योंकि 2, 4, 6, 8, 10, तो बच्चों को ये बताया जा सकता है कि हम जितना कदम चल रहे हैं, 2-2 कदम चल रहे हैं और जो संख्याएँ प्राप्त हो रही हैं हमें, तो वो उसका क्या है? गुणज होता है। और गुणज को क्या कहते हैं? अपवर्त भी कहते हैं और इंग्लिश में मल्टीपल भी कहते हैं इसको। इसके अलावा 3, जब हम 3 चल रहे हैं तो 3 का प्राप्त हो गया, तो 3, 6, 9, 12, 15 जो प्राप्त हुआ, ये 2 का गुणज हो गया
और ये 3 का क्या हो गया? गुणज। यही गुणज होता है, क्योंकि आप बच्चे जो हैं वो पहले से पहाड़ा पढ़ने जान रहे हैं, तो उनको पहाड़ा से भी इसको जोड़ते हुए हम बना सकते हैं। और गुणा अगर सीखे हुए हैं बच्चे, तो गुणा जानते हैं पहले, उसके बाद ही ये है। तो गुणा भी जानते हैं, तो गुणा से जोड़ते हुए भी इसको हम समझा सकते हैं। लेकिन ये आसान सा गतिविधि कराते हुए उनको ये समझाना है कि आप जो रुकेंगे वही उसका क्या होगा, संख्या का जैसे 2 कदम चलना शुरू किए हैं, तो जो-जो संख्याएँ आपको प्राप्त हो रही हैं, 2 से 4, 6, 8, 10 वही उसका क्या होगा, गुणज होगा। उसी को हम क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं, गुणज कहते हैं या अपवर्त कहते हैं। अभी मैं कुछ-कुछ बातें आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग को कोई सवाल लगे या किसी चीज़ में समझने में दिक्कत हो या कोई सवाल अब बन जाता है, तो आप निश्चित रूप से उसको नोट कॉपी में नोट कर लें। और जैसे हमारा अभी फर्स्ट सेशन कंप्लीट होता है, आप वो सवाल हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है? आप बिल्कुल इसको नोट करते चलेंगे तो सवाल निश्चित रूप से आपके सामने आएगा, और कहीं कन्फ्यूजन होगा तो उसको क्लियर किया जाएगा। तो ये था शुरू करना, और बच्चे को जब ऐसे बताएँगे कि गुणज ये होता है, तो बच्चे को और गतिविधि कराइए। एक जैसे ये 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया। आप 1 से भी शुरू कर सकते हैं। कंटिन्यू 4-5 बार बच्चे ऐसा गतिविधि करेंगे तो उनको ये क्लियर होने लगेगा कि हम जितना कदम चल रहे हैं और जिस पे रुक रहे हैं, वही उसका क्या हो रहा है, गुणज। फिर आगे जब हम समझाएँगे बच्चों को, तो बच्चों के सामने ये स्पष्ट होता नज़र आएगा कि हम क्या पढ़ा रहे थे। तो अब बच्चे इसको पहली बार सुन रहे हैं गुणज, और गुणज को समझ रहे हैं कि क्या होता है गुणज, क्योंकि वो गतिविधि किए हुए हैं और उनको ये वाला जो गेम होता है लंगड़ी कहते हैं, वो उनको पसंद भी होता है, वो खेलते भी रहते हैं। तो अब हम इसको आगे अलग तरीका से भी अब बच्चों के सामने ला सकते हैं। लेकिन जब भी आप ये ऐसा गतिविधि कराते हैं, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एक बार गतिविधि करा के उसको उनको छोड़ना नहीं है। अगर आप 2 का कराए हैं, 3 का कराए हैं, तो जितना ज़्यादा करा सकते हैं ये गतिविधि। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितना भी कराना है, सभी बच्चों को लगभग एक बार करवा लीजिए। जितने बच्चे क्लास में उपलब्ध हैं, सभी को उपस्थित बच्चों को ये गतिविधि कराइए, तो उससे उनकी समझ ज़्यादा अच्छे से बनती है। अब जैसे मैं बता रहा था कि गुणा बच्चे जानते हैं या तो पहाड़ा बच्चे जानते हैं। बच्चा पहाड़ा क्योंकि 5वीं के बच्चे हैं, और ये जो है हमारा ये सब्जेक्ट जो है गुणज और गुणनखंड, ये पहाड़ा भाग के बाद ही है, तो निश्चित रूप से बच्चे इसको जानते हैं। तो अब उनको हम दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं, क्योंकि ये जो गतिविधि होता है, बस ये उनको समझाने के लिए होता है कि हम क्या कर रहे हैं। जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर करने के लिए होता है। फिर बाकी बाद में उनको क्या करना होता है, सिखाना होता है जिससे जल्दी बन जाए, कोई भी सवाल जल्दी हल हो जाए। तो अब हम उनको पहाड़ा से शुरू करवाते हैं या तो गुणा से शुरुआत करवाते हैं। तो किसी भी संख्या पे, कोई भी संख्या मान लीजिए 2 है, मान लीजिए 2 है, इसमें क्रम से मतलब 1, 2, 3, 4, 5 आगे जा सकता है। किसी भी संख्या, अब जैसे हम यहाँ 2 लिए हैं, उसपे क्रम से हम गुणा करते जाएँगे। जैसे 2 है, 2 में किसका गुणा करना है? 1 का, तो कितना आएगा? 2। फिर 2 में हम किसका गुणा करेंगे? 2 का, तो कितना आएगा? 4। फिर 2 में हम किसका गुणा करेंगे? 3 का, तो कितना आएगा? 6। ये आसानी से बता देते हैं बच्चे, और क्योंकि 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा बच्चे आसानी से जानते भी हैं, तो हमेशा आसान चीज़ से ही हम शुरू करते हैं। इसी तरह 4 का गुणा करते हैं तो क्या आता है? 8 आ जाता है। यहाँ हम गुणा भी कर रहे हैं और पहाड़ा भी, एक तरह से हम पहाड़ा भी लिख रहे हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। यहाँ पहाड़ा भी बन रहा है और हम गुणा भी कर रहे हैं। तो किसी भी संख्या में हम क्रम से 1 या 2 या 3 या 4 या 5 किसी चीज़ का भी गुणा करते हैं, तो जो भी संख्या प्राप्त होती है वो उसका क्या होता है? गुणज होता है। क्योंकि हम जैसे ये संख्या लिए हैं 2, हम संख्या लिए हैं 2, तो 2 में हम गुणा कर रहे हैं 1 का, तो हमें क्या-क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, 2 का गुणा कर रहे हैं तो 4 मिल रहा है, 2 में 3 का गुणा कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 6, 4 का गुणा कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 8, इसी तरह आगे जाता जाएगा। तो जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है, उसी को हम उसका क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं या तो अपवर्त कहते हैं। जैसे ये 2, 4, 6, 8 जो है, ये 2 का क्या है? अपवर्त है या तो गुणज है।
ठीक है? जैसे यहाँ 4 तक ही लिया गया है, तो ऐसा नहीं है ये कंटिन्यू जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक लें या तो जितना भी गिनती बच्चा जानता है, गुणा जब भी करेंगे उस संख्या पे 2 पे जैसे मान लीजिए 1000 का गुणा कर दिए, 2 में 1000 का गुणा कर दिए तो 2000 मिलेगा। वो भी क्या होगा इसका 2000 भी 2 का क्या होगा गुणज होगा। उस संख्या अगर किसी भी संख्या में कोई सा भी संख्या का क्या किया जाए गुणज किया जाए और जो उत्तर आता है वो क्या होगा उसका गुणज होगा या अपवर्त होगा। मतलब ये जो गुणनफल आ रहा है उस संख्या का वो क्या होगा उसका गुणज होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। और इसी तरह अगर हम पहाड़ा भी लिखें तो 2, 4, 6, 8 जो भी पहाड़ा लिखने से उत्तर आती है वो भी क्या होगा उसका गुणज होगा। तो गुणज बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बच्चों को इस तरह से बताने से बच्चे समझ जाते हैं। और इसके बाद उनको कई सवाल दीजिए, 2 में 1 का गुणा करके हम दे दिए और ये 2 आया, 2 में 2 का गुणा किए तो 4 आया, 2 में 3 का गुणा किए तो 6 आया, 2 में 4 का गुणा किए तो कितना आया 8 आया। और एक चीज ये भी ध्यान देने वाली बात होती है कि हम अगर जो संख्या प्राप्त हो रही है ये इसका क्या है गुणज है, और जो संख्या प्राप्त हो रही है उसको वो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित भी कर देती है, भाग भी कर देती है। जैसे 2 आया है, ठीक है, और हम 2 का ही क्या पढ़ रहे हैं पहाड़ा पढ़ रहे हैं या 2 का ही गुणा कर रहे हैं, तो 2 को जब 2 से हम भाग करते हैं तो कितना आ जाता है 1 आ जाता है। 4 को अगर हम 2 से भाग करें तो कितना हो जाता है 2 हो जाता है, और 6 को अगर हम 2 से भाग करें तो कितना आ जाता है 3 आ जाता है। 8 को अगर हम 2 से भाग करें तो 4 आ जाता है। मतलब वो संख्या पूर्ण रूप से उसको भागित कर देता है, विभाजित कर देता है। अगर उसमें में भाग बाँटा जाए या भाग दिया जाए, जो संख्या प्राप्त हो रही है, तो पूर्ण रूप से वो क्या हो जाता है विभाजित हो जाता है। तो ऐसी संख्या को हम उसका क्या कहते हैं गुणज कहते हैं। तो ये गुणज निकालना बहुत कठिन नहीं होता। ये जो गुणा करते जाना है और इससे गुणज हमें प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये कंटिन्यू चलने वाला है प्रक्रिया है और ये कभी खत्म नहीं होगा। आप इसमें कितनी भी संख्या का क्या कर सकते हैं गुणा कर सकते हैं, क्योंकि गिनती भी कभी खत्म नहीं होता। उसी तरह ये भी हमारा क्या होगा कभी खत्म नहीं होगा, आगे बढ़ता जाएगा। आप सभी अपना सवाल बिल्कुल लिख सकते हैं और ये थोड़ा जल्दी-जल्दी बताया जा रहा है। अगर कहीं भी दिक्कत होगा तो आप बिल्कुल पूछ तो सकते हैं और बच्चे इसको आसानी से समझते भी हैं। अब जैसे सर मान लीजिए आपको हम बोल देते हैं अब जी, सर सवाल एक छोटा सा, एक गुणज नाम से ही और अपवर्त के नाम से ही थोड़ा सुन के डर लगता है। तो एक मोटा मोटी जी, बच्चों जी। को इस नाम से कैसे जोड़ा जाए और मोटी समझ इसकी कैसे दी जाए। हमने ये समझ गए कि हमने वो लंगड़ी वाले खेल में 2-2 कदम कूदते चले गए तो 2 बना, फिर 4 मिला, फिर 6 मिला, 8 मिला। तो इस तरह की संख्याएं मिल गई, धीरे धीरे समझिए कि पहाड़ा ही मिल गया पूरा हमें 2 का। तो 2 को जिस चीज से भी गुणा कर जी, दिया जी। तो जो मिला वो गुणज हो गया। तो क्या इससे भी कुछ सरल बात है जिससे बच्चों के दिमाग में ये बात बैठा दी जाए? जी, जी। जी सर। बिल्कुल, ये जो शब्द पहली बार सुनते हैं, पहली बार क्या सुनते हैं सर, अभी तक अगर अपवर्त और अपवर्तक बोला जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है और समझने में दिक्कत होता है। बच्चे हमेशा उसमें फँसे रह जाते हैं, कौन अपवर्त है और कौन अपवर्तक है। इसी तरह गुणज भी वो पहली बार सुन रहे हैं और गुणनखंड भी सुनते हैं पहली बार, तो उनको थोड़ा-सा दिक्कत होता है। तो बिल्कुल जैसे हम अभी आपने ही बताया जैसे हम गतिविधि किए, 2-2 कदम दौड़े या उछले, लंगड़ी वाला खेल खेले और जो हमारे सामने उत्तर आया उसको वो गुणा ही प्राप्त हो रहा है। तो गुणा से ही जोड़ते हुए इसको हम ले जाते हैं गुणज पे। और जैसे उत्तर आता है गुणा करने से जो गुणनफल आता है, मतलब जो उसका उत्तर आता है, उसी को एक तरह से हम क्या कहते हैं गुणज कहते हैं। ये एक गुणा का ही या तो पहाड़ा का ही दूसरा नाम है, ये कह सकते हैं। और कई गतिविधि करने के बाद भी बच्चे इसको अच्छे समझते हैं और जो नाम है वो धीरे-धीरे उनके समझ में आता है। और सबसे अच्छा इसका इंग्लिश में नाम होता है मल्टीपल, और मल्टीपल मल्टीप्लाई से बना हुआ होता है, उसी तरह गुणज जो है वो गुणा से बना हुआ होता है। एक गतिविधि और करते हैं, उसके बाद ये स्पष्ट और किया जाएगा। मान लीजिए इधर पानी पूरा है और यहाँ पत्थर रखे हुए हैं, इसमें भी पत्थर निकला हुआ है।
और ये दूसरा कोना है। यहाँ एक हिरन है समझिए। इसमें गिनती लिखा हुआ है। इसमें हिरन जो है यहाँ है, उसको छलांग लगाना है 2-2 कदम। ये सर पहला कोना है और ये जी। सर एक संतोष साहू जी ने हाथ उठाया है, कोई सवाल है लगता है। सॉरी टू डिस्टर्ब। जी, जी। संतोष जी क्या सवाल है? जी, संतोष सर। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है गलती से उन्होंने हाथ उठा दिया। ठीक है सर, आगे बढ़े सर। आई थिंक मिस्टेक है, सॉरी। जी सर, जी, कोई बात नहीं। तो हिरन को 2-2 कदम कूदना है और नदी के जो इसमें पत्थर रखा हुआ है उसको उसको पार करना है। और ये जो 6 लिखा हुआ है, ये भी क्या है, वो नदी के उस पार है। तो इसमें से हिरन जब 2-2 कदम कूदता है, तो पहले किस पे आएगा? 2 पे आएगा। 2 के बाद किस पे आएगा? 4 पे आएगा। और 4 के बाद उसको आने के लिए उसको नदी पार करने के लिए कदम कितना चलना पड़ेगा? 2 कदम और कूदेगा तो 6 पे आएगा। तो उसको कुल कितना बार चलना पड़ेगा? 3 बार चलना पड़ रहा है। और किस पे चल रहा है? 2 पे चल रहा है, फिर 4 पे चल रहा है, फिर 6 पे चल रहा है। तो 2, 4 और 6 फिर हमें प्राप्त हो रहा है। इसी तरह अगर 3 कदम चलना रहे तो 3, 6, 9 इस तरह का कदम हमें प्राप्त होगा। तो जैसा सर अभी बता रहे थे कि जो कदम हमें प्राप्त होता है वो क्या बन जाता है? पहाड़ा बन जाता है। तो गुणज कोई दूसरा चीज़ होता नहीं है। गुणज से बच्चे पहले से समझिए एक तरह से परिचित हैं, क्योंकि वो गुणा करने जाते हैं और पहाड़ा वो कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं, क्लासरूम में उनको पढ़ाया जाता है। तो पहाड़ा से वो भली-भाँति परिचित है। तो जो भी गुणज को हम जोड़ते हैं, जैसे सर ने बहुत ही अच्छा बात बोला था कि ऐसा कुछ बताएँ कि बच्चे आसानी से उसको समझ जाएँ और बच्चों को ज़्यादा कठिन ना लगे। ये गुणज जैसा जो शब्द है, ये पहाड़ जैसा ना लगे उनको और वो बच्चे आसानी से उसको समझ जाएँ, कुछ ऐसा बताया जाए। तो बिल्कुल उनको इस तरह अगर बताएँ, पहाड़ा से जोड़ते हुए बताएँगे, क्योंकि बच्चे पहाड़ा जान रहे हैं। उनको अगर 2 का पहाड़ा लिखने को कहा जाता है, तो 2 दूनी 4, 6, 8, 10 ऐसे वो लिख देते हैं। उनको अगर इसके बाद मैं वही उसी पे जाने वाला था, क्योंकि एक बस सिंपल सा एक गतिविधि है, सब बच्चों के सामने कराएँगे तो उस ब बच बच्चे कर लेते हैं। और गुणा से अगर उनको जोड़ा जाए, गुणज को ही या तो पहाड़ा को ही बताया जाए कि ये जो नंबर जो संख्याएँ प्राप्त होती हैं, उसी को हम गुणज कहते हैं। गुणज कोई अलग चीज़ नहीं है, बस उसका एक नाम बदल गया है। जैसे कई बच्चों के स्कूल में अलग नाम होता है और घर पे कुछ पुकारने वाला अलग नाम होता है, या दोस्त उसको अलग नाम से पुकारते हैं। तो बस उसी तरह कुछ उसका नाम क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया है। जैसे गुणज रख दिया गया है, कोई बच्चा उसको गुणज कहता है, कोई उसको अपवर्त कहता है और कोई गुणनफल कहता है। तो इस तरह उसका नाम है। और ये है क्या चीज़? ये वही चीज़ है जो आप पहले करते आए हैं। आप कंटिन्यू जो गुणा करते आ रहे हैं, पहाड़ा पढ़ते आ रहे हैं, वही चीज़ है, कोई अलग चीज़ ये नहीं है। हम जब 2 कदम चलते हैं, पहाड़ा में भी हम 2 कदम चलते हैं तो 2 का पहाड़ा मिल जाता है और 3 कदम चलते हैं तो 3 का पहाड़ा मिल जाता है। तो गुणज क्या है? गुणज वही है जो आप पहले पढ़ते आए हैं और ये पहाड़ा का ही एक दूसरा रूप है। तो अगर हम 2 का गुणज अब लिखें, तो क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, फिर 2 के बाद क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, 4 के बाद हम क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे और 6 के बाद 8, 10 इसी तरह 2-2 कदम हम बढ़ते जाएँगे, तो जो संख्या हमें प्राप्त हो रहा है, एक तरह से ये देखिए 2 का पहाड़ा है और इसी को बस हम नाम बदल देते हैं और क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं, या तो दूसरी भाषा में अपवर्त कहते हैं, या इंग्लिश में इसको हम मल्टीपल कहते हैं। बाकी है ये वही चीज़ जो आप पहले पढ़े हैं। इसी तरह बच्चों को इसमें अब 2 का गुणा करा के भी दे सकते हैं और ऐसे सीधे भी बच्चे, क्योंकि बच्चे जब पहाड़ा लिखते हैं तो बच्चे पहाड़ा भी इसी तरह लिखते हैं। गुणा करके ही लिखते हैं बच्चे, तो ऐसे भी करा सकते हैं। और इसी तरह फिर 3 का पहाड़ा लिखने को दे दीजिए, 4 का पहाड़ा लिखने को दे दीजिए, 5 का पहाड़ा लिखने को दे दीजिए और उसमें जो संख्या प्राप्त हो रही है, बताइए कि इसी को हम क्या कहते हैं? उसका गुणज कहते हैं। और ये कोई अलग चीज़ है नहीं। तो गुणज बहुत कठिन नहीं होता। फिर और भी तरीका होता है, जैसे मान लीजिए अब बच्चों को फिर से 2 का गुणा सिखा रहे हैं। ये 2-3 तरीका आप बता दिए, उसके बाद सीधे उनको जब बताएँगे, जैसे मैं भी बताता हूँ स्कूल में, ये इतना समझाने के बाद उनको बस एक ही चीज़ बताता हूँ
कि जैसे ये 2 है और 2 का क्या लिखना है, गुणज लिखना है और गुणज क्या होता है? गुणज वही होता है पहाड़ा, जो पहाड़ा ही इसमें लिखना होता है या गुणा करना होता है। तो गुणज को हमेशा याद रखिए कि वो पहाड़ा ही है आपका, कोई गुणज अलग चीज़ नहीं है या अपवर्त भी आपको बोला जाता है तो कोई वो अलग चीज़ नहीं है, वो क्या है? पहाड़ा ही है। बस आप उसका नाम जो है उसको एक बार याद कर लीजिए कि गुणज और अपवर्त और जो पहाड़ा है वो क्या है हमारा? एक ही चीज़ है। तो जैसे यहाँ 2 का अगर हमें गुणज लिखना है, तो हमें 2-2 कदम चलना है। जैसे 2 पे है, 2 के बाद किसमें आ जाएँगे 4 पे, 4 के बाद किसमें आ जाएँगे 6 पे, 6 के बाद किसमें आ जाएँगे 8। ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं होती, बच्चे स्वयं इसका जवाब दे देते हैं। तो जो संख्याएँ हमें प्राप्त हो रही हैं, वही क्या है 2 का गुणज है। अगर 3 लिखने को दे दिया जाए, तो बच्चे तुरंत 3, 6, 9 अब वो पहाड़ा पढ़-पढ़ के लिखते जाते हैं। 4 का बोल दिया जाए, तो 4 का भी लिख लेते हैं। 12 का बोल दिया जाए, तो हो सकता है बच्चे 12 का पहाड़ा ना जानते हों, तो बच्चे गिन के, जोड़ के उसको लिखते जाएँगे कि 12 के बाद 24, 24 के बाद 36 वो जोड़-जोड़ कर भी लिख सकते हैं। तो ये जो हमें प्राप्त हो रहा है संख्या, इसी को हम क्या कह रहे हैं? गुणज कह रहे हैं। इसके बाद विभिन्न गतिविधि और भी करा सकते हैं कि बोर्ड में अलग-अलग नंबर लिख दें, जैसे 1 लिख दिया, 6 लिख दें, 8 कुछ भी नंबर आप लिख सकते हैं 12, 15, 20 कितना भी संख्या लिख सकते हैं, 1 से लेके 20 तक भी लिख सकते हैं। कंटिन्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके ये लिख सकते हैं और उसमें अलग-अलग सवाल भी आप बच्चों को दे सकते हैं, उसमें छाँटने को दे सकते हैं कि इसमें 2 के जैसे 1 से 20 तक लिखा हुआ है, जैसे विभिन्न संख्या लिख दीजिए। अब इसमें आप बच्चों को ये छाँटने बोलिए कि इसमें 2 का गुणज कौन-कौन सा है? 2 का गुणज कौन-कौन सा है? तो बच्चे पहाड़ा पढ़-पढ़ के देखते जाएँगे और उनके पहाड़ा में जो आएगा या तो जोड़ के देखते जाएँगे और उसपे क्या करेंगे वो टिक करेंगे कि ये क्या है 2 का गुणज है। इसी तरह इसमें दे सकते हैं कि 3 का गुणज कौन है? उसको छाँट के लिखो। इसी तरह इसमें 4 के गुणज कौन-कौन से हैं? उसको छाँट के लिखिए। इसमें 2 और 4 दोनों के गुणज कौन-कौन से हैं? जो 2 का भी गुणज है और 4 का भी गुणज है, उसको छाँट के लिखिए। इसी तरह इसमें आप 5 का दे सकते हैं। विभिन्न संख्याएँ उसको बच्चे को दिया जा सकता है और बच्चे इसको छाँट-छाँट कर लिखेंगे और ऐसा आप गतिविधि भी करा सकते हैं। जैसे कागज़ में ये संख्या लिख दीजिए, 1 से लेके 22 तक या तो 30 तक संख्या लिख दीजिए और जैसे चोर-पुलिस वगैरह खेलते हैं वैसा मोड़ दीजिए। बच्चों को ग्रुप में बैठा दीजिए और पर्ची उछालिए, एक बच्चा उठाएगा और संख्या आया मान लीजिए 10। अब बच्चे से पूछिए कि ये 10 जो आया ये 2 का गुणज है या नहीं? मतलब 2 का जब पहाड़ा पढ़ते हैं तो 10 आता है या नहीं आता है? तो सभी बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं। सभी से पारी-पारी पूछ सकते हैं कि हाँ या नहीं। इस तरह का खेल खेलिए, खिलाइए बच्चों को। फिर 10 3 का पूछ लीजिए, 4 का पूछ लीजिए, 5 का पूछ लीजिए, तो गुणज उनके स्पष्ट होता जाएगा कि गुणज होता क्या है। गतिविधि से ही बच्चे समझने लगते हैं और जो नाम उनको पुराना पहली बार सुने थे, वो धीरे-धीरे क्या हो जाता है, उनके जीवन में आ जाता है और वो अब गुणज और अपवर्त और गुणनखंड गुणनफल क्या है, इसको आसानी से जानने लग जाते हैं। क्योंकि बच्चे उसको जो जानते थे पूर्व ज्ञान जो उनका था, जैसे मैडम लिखा 2 ये जो लिखी थी, ये 2 का क्या लिखी थी? गुणनखंड लिखी थी, बहुत अच्छा। एक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, दु द 10 पूरा मैडम ने इनका जो जो दिया गया इसमें, मैडम ने पूरा इसका क्या किया? आंसर लिख दिया। आप लोग भी अगर चैट बॉक्स का इसी तरह इस्तेमाल करेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो बच्चे भी इसका जवाब तुरंत दे देंगे। फिर 3 का भी इसमें छाँटने बोल सकते हैं, 4 का भी और ये मैंने लाइन से लिखा है तो ज़रूरी नहीं कि लाइन से लिखें। 1 लिख दें, 6 लिख दें, 9 लिख दें, अलग-अलग संख्या भी लिखकर पूछ सकते हैं और जो गेम मैंने बताया वो भी पारी-पारी बच्चों से पूछा जा सकता है और 4 का गुणज है या नहीं, 5 का गुणज है कि नहीं, बच्चे पहाड़ा पढ़ेंगे तो समझ रहे हैं बच्चे कि पहाड़ा पढ़ने से ही हमें क्या मिलता है? गुणज प्राप्त हो रहा है। जैसे हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो जो भी संख्याएँ प्राप्त होती है वो 5 के गुणज, जो 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, जो भी संख्या प्राप्त होती है वो 3 का गुणज। इसी तरह जो पहाड़ा पढ़ने से हमें संख्या प्राप्त हो रही है, वही उसका क्या हो रहा है? गुणज हो रहा है।
ठीक है। चलिए अब एक सवाल मैं पूछता हूँ आप लोग से। क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि 3 का सवाल सुनिएगा सभी, 3 का सबसे बड़ा गुणज कौन-सा होगा? 3 का सबसे बड़ा गुणज आप लोग लिख सकते हैं? 3 का सबसे बड़ा गुणज। अब जैसे 3 का गुणज क्या-क्या है? 3 है, 6 है, जैसे मैडम ने इनसे कहा कि अनंत है, उसका उत्तर नहीं आ सकता। कहने का मतलब ये है। तो सभी अपना विचार दे जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। जैसे सर का जवाब है 99। ताम्रध्वज सर का जवाब है 99। और एक बार सभी मैं चाहूँगा कि सभी एक बार जवाब दे दें इसका। सवाल ये है कि 3 का सबसे बड़ा गुणज अगर आप लोगों को लिखना है, जैसे 3 है, 6 है, 9 है, ये सब क्या है? गुणज है। ठीक है? तो अगर पूछा जाए कि और इससे बड़ा जैसे 9 लिखे, जैसे सर 99 लिखे हैं। 999 करके छोड़े हुए हैं, डॉट, डॉट, डॉट किए हैं, मतलब उनका मतलब ये है कि उसके आगे भी हो सकता है जितना भी 9 लगाएँ। तो ए, क्या हम अंत तक पहुँच पाते हैं? सर अभी 1 मिनट में जी कट सर। जाएगा तो सभी लोग वापस इसी लिंक पे क्लिक करके जुड़ जाएंगे। जी, अगर ये 1 मिनट के बाद मीटिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप फिर से इसमें जुड़ेंगे। अब जैसे ये आया 3, 6, 9 ये सब क्या है? गुणज है। तो जैसे मैडम ने जवाब दिया कि ये अनंत तक जाता रहेगा और हमें सबसे बड़ा गुणज प्राप्त नहीं होगा। ठीक है? सबसे बड़ा गुणज हमें प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि 3 का सबसे छोटा गुणज कौन-सा है? 3 का सबसे छोटा गुणज कौन-सा है? तो क्या जवाब आएगा इसका? 2 लोगों का जवाब 3 लोगों का जवाब आया, सब कहते हैं 3 ही होगा इसका, जो सबसे छोटा गुणज होगा वो 3 होगा। बिल्कुल, मतलब हम सबसे बड़ा गुणज प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सबसे छोटा गुणज हम क्या कर रहे हैं? प्राप्त आसानी से कर ले रहे हैं कि जो पहला आता है, वही क्या होता है? सबसे छोटा गुणज होता है। इसी तरह 4 का भी पूछ सकते हैं बच्चों को, 5 का भी और बच्चे क्या करेंगे जैसे सर 99 लिखे थे डॉट, डॉट, डॉट किए थे तो बच्चे हो सकता है 3 का सबसे बड़ा गुणज हमें प्राप्त नहीं हो बट लेकिन 4 का, 5 का, 6 का इसी तरह गुणा करवा के देखें, बच्चे सबसे बड़ी संख्या से गुणा करके देखेंगे लेकिन भी उनको सबसे बड़ा गुणज प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह की गतिविधि करेंगे बच्चे, तो गुणज जब स्पष्ट हो जाएगा तब हम उसके आगे बात करेंगे। जो उनको सिखाना होगा जैसे छोटा गुणज हमें प्राप्त हो जा रहा है, तो उस पर हम बच्चों को आगे ये सिखाएँगे कि लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है और विभिन्न तरीकों से इसको निकाला जाता है। लेकिन सबसे जो आसान तरीका है, जो बच्चों को उनके स्तर के अनुसार सिखाना होता है, वो उसी मेथड को आज बताया जाएगा। और बच्चे जो 5वीं के हैं, 6वीं के हैं, वो इसी से निकालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जब वो समझ गए कि सबसे बड़ा गुणज हमें प्राप्त नहीं हो रहा है और सबसे छोटा गुणज हमें प्राप्त हो जा रहा है, तो अब हम बात करते हैं लघुत्तम समापवर्त की। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और इसको हिंदी में शॉर्ट में बोलते हैं ल-श लघुत्तम समापवर्त। ये बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी हम गुणज की बात कर रहे थे, गुणज जब इस बच्चे स्पष्ट हो गया क्योंकि बच्चे पहले से जानते थे गुणज को, पहाड़ा बच्चे क्योंकि जानते थे, बस हम उनको उसी पे जोड़ते हुए गुणज तक ले गए और उनको बताया कि यही उसका दूसरा नाम क्या है, गुणज है, अपवर्त है। ये जो लघुत्तम समापवर्त होता है, ये बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता होती है, नहीं तो जो आगे हमारा फ्रैक्शन होता है, भिन्न होता है, उसका जोड़ या घटाव जब होगा, तो बच्चे नहीं कर पाते। उस समय उनको इसी की आवश्यकता होती है और ये कंटिन्यू चलता जाता है। हायर स्कूल में बहुत इसका इम्पोर्टेंट होता है। कहीं भी इसकी आवश्यकता पड़ जाती है एलसीएम की या तो लघुत्तम समापवर्त की। तो जब हम शुरू करते हैं
जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, 2 के गुणज लिख सकते हैं। क्योंकि अभी गुणज आप सिखा दिए, 3 के गुणज सिखा दे, ये सब आप सिखा चुके हैं। तो जैसे यहाँ 2 का गुणज लिखना है और 3 का गुणज लिखना है, ठीक है? यहाँ संख्या लिखा हुआ है। ये संख्या लिखा हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिखा हुआ है, नीचे में वही संख्या लिखी हुई है। जो 2 का गुणज है, उसमें हम बॉक्स बना देंगे। जैसे ये 2 का संख्या है, इसमें आप कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए ब्लू कलर ले लिए, जो 2 के गुणज हैं, उसको हम ब्लू कलर से रंगते जाते हैं। जो 2 के गुणज हैं, उसको आप 2 इससे रंग दीजिए। और इसी तरह जो 3 के गुणज हैं, उसको हम रेड कलर से रंग सकते हैं। इसमें रेड से रंग सकते हैं। तो यहाँ हमें 2 का गुणज प्राप्त हुआ, 2 का गुणज प्राप्त हुआ, 2, 4, 6, 8, आगे भी जा सकता था। 3 का गुणज भी प्राप्त हुआ, 3, 6, 9, आगे भी जा सकता था। अब ये देखा जाए कि दोनों में समान, क्योंकि समापवर्ती सिखाना तो समान, ऐसा बहुत सा गुणज होगा जो दोनों में होंगे, मतलब 2 का भी गुणज होगा और 3 का भी गुणज होगा। अगर बच्चों को ये छाँटने को कहा जाए और पूछा जाए, आप इसका जवाब दीजिएगा कि ऐसी कौन-कौन सी संख्या है जो 2 का भी गुणज है और 3 का भी गुणज है? तो आप लोगों को अगर नज़र आ रहा हो तो बताएँगे? जो 2 का भी गुणज है और 3 का, बस इतना में ही बताना है, जितना संख्या लिखा गया है, उसी में बताना है। जैसे अंकिता जी का जवाब आया कि 6, 6 जो है दोनों का गुणज दिख रहा है इसमें। तो बच्चे भी इसको आज देख लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ दिख रहा है। स्नेहा जी का जवाब भी 6 आया है कि जो दोनों का गुणज है। काजल जी का भी जवाब आया, सभी का यही जवाब आ रहा है कि 6। तो यहाँ जैसे आ गया 6, जो दोनों का क्या है गुणज। और ये जो हम गतिविधि किए हैं, ये ऊपर में ब्लू कलर किए थे और नीचे में रेड किए थे, तो वो भी यहीं मिल रहा है। इसको आप आगे बढ़ाएँगे जब, तो जहाँ-जहाँ कॉमन होगा, जो दोनों में होंगे, वो अपने से मिल जाएगा। जैसे यहाँ नीला लाल दिखने लगेगा। अब एक ही क्रम में अगर बॉक्स बनाए हुए हैं, आगे बढ़ते जाएँगे, तो जहाँ-जहाँ मिले तो बच्चा उसको आसानी से ढूँढ भी लेता है। जैसे 2 यहाँ मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, 4 मिल रहा है, यहाँ 4 नहीं है, लेकिन 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। तो जब ये गतिविधि हम आगे करते जाते हैं, तो हमें वही संख्या प्राप्त होते जाता है। अभी जैसे यहाँ 9 तक था और 6 मिला दोनों में, तो हम 6 को लिख लिए। इसी तरह इसको थोड़ा बढ़ा के लिखते हैं, जिससे समझना और आसान हो जाएगा। बस इतना याद रखना है कि जो 2 का गुणज लिखे हैं, उसको हम कलर अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए, अब जो 2 का गुणज है उसमें हम ब्लू कलर कर दिए और जो 3 का गुणज है उसमें हम रेड कलर कर दिए। ये थोड़ा-सा एक बार फिर से मैं लिखना चाहूँगा, क्योंकि ये इसमें दूसरा चीज़ करना था। इसमें क्या करना है, गिनती करना है, गिनती लिखना है ना।
इसी तरह गिनती लिख लेना है और उसमें कलर करते जाना है। जो 2 का है उसमें 2 का जो गुणज है उसमें हम क्या करेंगे, ब्लू कलर कर सकते हैं, और जो 3 का गुणज है उसमें हम रेड कलर कर सकते हैं। कलर आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। ये हो गया। तो यहाँ जैसे 2 है तो 2 को रंग लिए, फिर 4 को रंग लिए, 6 को रंग लिए, 8 को, 10 को और 12 को। इसमें 3 का हम रंग लेंगे, 6, 9 और 12। तो इसमें हम देख रहे हैं जो कलर आप करेंगे तो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक क्या होगा, पूरा रंगा हुआ दिखेगा और लाल नीला एक साथ दिखेंगे। जैसे ये 2 का गुणज है और ये 3 का गुणज है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों साथ में नहीं मिल रहा है। लेकिन जो समान होगा, जो दोनों में होगा, जैसे 6 दोनों में है तो वो क्या हो गया हमारा, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक स्पष्ट नज़र आ गया कि 6 क्या हो रहा है, दोनों में है। इसी तरह आगे हम देखेंगे तो 12 भी क्या है, दोनों में है। और समान अपवर्त पूछा जाएगा, 2 और 3 का समान अपवर्त पूछा जाएगा तो क्या आएगा, 6 और 12। तो ये क्या है, समान अपवर्त। किसका समानुपात है, 2 और 3 का समानुपात जो दोनों में है, 6 और 12। तो अब ये पूछा जाए कि ये तो क्या हो गया, समान हो गया, ठीक है। लेकिन हमको क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्त निकालना है। हमको निकालना है लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम मतलब क्या होता है, जो सबसे छोटा हो। तो 6 और 12 में छोटा कौन है, 6 छोटा है या 12 छोटा है? 6। तो लगभग सभी जान रहे हैं कि क्या होगा, 6 छोटा है तो उसी को हम क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। 3 और 2 और 3 का क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे कलर करा के भी मैच करा के मिला सकते हैं, और ये जरूरी नहीं कि 6 मिला 12 मिला, हो सकता है आगे भी मिलता जाएगा। जितना संख्या आप लिखेंगे उतना मैच होगा। लेकिन उनको ये बताना है कि समापवर्त निकाल समान अपवर्त निकालने के बाद जो सबसे छोटा है, क्योंकि इसका नाम से ही स्पष्ट है, लघुत्तम समापवर्त। मतलब इस लघुत्तम समापवर्त हम जब भी निकालते हैं, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, समाप मतलब समान और अपवर्त है, तो इस क्या है, समापवर्त। तो हम समान अपवर्त निकाल लेते हैं, जो दोनों में समान अपवर्त है उसको निकाल लेते हैं, और उसमें जो सबसे छोटा है उसी को हम उसका क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। इसी तरह 2-3 सवाल और करा के होंगे, उसको छाँटने के बाद लघु, जैसे 2 और 4 है तो 2 का क्या लिख लेंगे यहाँ, 4 का लिख लेंगे। और फिर देख लेंगे कि दोनों में कौन-कौन सा समान है। जैसे यहाँ 2, 4, 6, 8, 10 तक लिखे, इसमें भी लिखे 4, 8, 12, 16, 20। बच्चों को अगर छाँटने को कहा जाता है, बच्चे आसानी से इसको छाँट लेते हैं, क्योंकि देख के लिख इसमें छाँटना है। जो दोनों में है उसको छाँटो कहने से बच्चे छाँट लेते हैं कि 4 इसमें है, इसमें भी है 4, इसमें क्या है 8 है, इसमें भी क्या है 8। तो 4 और 8 लिखने के बाद 4 और 8 में जो छोटा होगा वही उसका क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त। तो इस तरह कंटिन्यू 4-5 सवाल कराने से बच्चे को आसानी से ये समझ में आ जाता है। इसके अलावा हम 3 नंबर का भी निकाल सकते हैं, 4 नंबर का भी निकाल सकते हैं। जैसे 2, 4 है, यहाँ पर मान लीजिए 5 है, यहाँ क्या है 6 है। अगर इसका भी हम लिख लेंगे और फिर मिलाएँगे कि समान अपवर्त कौन-कौन सा है, इसमें समान अपवर्त को लिखते हैं। दोनों में, तीनों में, चारों में जो समान अपवर्त है, उसको लिखना है, और फिर उसमें जो सबसे छोटा होगा वही क्या होगा, ठीक। तो इतना में कोई सवाल अगर आपके पास है तो आप पूछ सकते हैं, या तो किसी चीज़ को दोबारा अगर समझाने की आवश्यकता है तो फिर से बताया जाएगा। और चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, अगर आपको समझ में आ गया, बच्चे के सामने कैसे लाना है ये समझ में आ गया, तो आप चैट बॉक्स में ये भी लिख सकते हैं कि क्लियर है, या समझ में आ गया, ये भी लिख सकते हैं। और कहीं कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।
थैंक यू स्नेहा मैडम। तो ये था हमारा सर। देवाशीष सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है सर। जी सर, इसके बाद एक और था गुणनखंड, लेकिन अगर उसको शुरू करेंगे तो उसमें भी काफी समय लग जाएगा, तो क्या उसको नेक्स्ट सैटरडे के लिए रख दिया जाए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज का सेशन का टाइम भी हो गया है लगभग, तो मुझे लगता है वो अगले सत्र के लिए रखना ठीक रहेगा। और आज के सत्र में बहुत सारे चीज लोगों को। नहीं तो फिर मिक्स भी हो जाएगा सर, क्योंकि दोनों लगभग एक जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। और ये थोड़ा सा मतलब इसको और सरलता से कैसे बच्चों को देना है, ये इत्मीनान से क्लियर होना चाहिए, और हम टीचर्स के साथ भी इसको ओवरडोज में ना ले चलें। तो इसको नेक्स्ट सेशन हम लोग कर सकते हैं सर। जी जी। तो तो किन्हीं आप को लोग के कोई पास अगर सवाल कोई हो सर सवाल से। है, लगभग सभी ने यही लिखा है। हाँ हाँ, जी सर। लगभग चैट बॉक्स में सभी ने यही लिखा है कि उनको क्लियर हो गया है। जी और सर, जी सर, तब भी अगर बिल्कुल। किन्हीं को दिक्कत हो तो पूछ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि लगभग सभी को क्लियर है। और क्या है कि सभी लोग इसको जानते हैं। इसमें क्लैरिटी के साथ में इम्पोर्टेंट चीज ये है अपना स्किल डेवलप करना, कि हम बच्चों को आसानी से कैसे सिखा दें। टीचर्स को तो क्लैरिटी रहती है, बच्चों को हम जी कैसे आसानी से बता दें, वही स्किल है। तो उस पर थोड़ा लोग काम करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर आपको इस पे आपसे सीखेंगे। जी जी। तो इसमें जैसे कि बहुत ज्यादा कठिन ये नहीं है, बच्चे इसको आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन जितना भी गतिविधि आप करा सकते हैं इससे रिलेटेड, आप गतिविधि अपने से भी तैयार कर सकते हैं। आप ड्राइंग पेपर में भी इस तरह के चैट चैट तैयार करके उसमें पहले से अंक लिख के, उसमें जो कॉमन है वो नजर मतलब उसको दर्शा के आप बच्चों के सामने ले जा सकते हैं, और उसको देख के भी बच्चे समझ जाते हैं कि दोनों में कॉमन कौन कौन सा नजर आ रहा है। जो दोनों में है उसको सेलेक्ट करके लिखा हुआ रहता है। तो इस तरह का, और ये लंगड़ी वाला जो खेल बताया, ये दो तरफ बना के, एक तरफ दो का लिख देना है, एक तरफ तीन का क्या लिख देना है, गुणज लिख देना है लंगड़ी वाले खेल में। और बच्चे को चलने को कहना है, जैसे 2 कदम एक बच्चा चलेगा, एक बच्चा 3 कदम चलेगा, फिर दूसरी बार में 2 कदम चलेगा इधर वाला बच्चा, इधर वाला 3 कदम चलेगा। और जहां दोनों मिलते हैं, जैसे 6 पे दोनों एक साथ खड़े रहेंगे, 6 पे एक साथ खड़े हैं, जो जो संख्या पे एक साथ खड़े होंगे उसको अलग करा सकते हैं। इस तरह की गतिविधि करा के भी आप लघुत्तम समापवर्त को समझा सकते हैं। तो अब सीधे देवाशीष सर के पास चलते हैं, क्योंकि हमारा लगभग आज का सारा जो था वो कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सर, देवाशीष सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गुणज और क्या कहते हैं लघुत्तम समापवर्त के बारे में बहुत अच्छे से आज डिटेल में बताया, और सरलता से गतिविधि भी बताई। तो हमको लगता है कि सभी साथी इसका लाभ लेंगे, और साथी समय से जुड़ा करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। और खुल के सवाल पूछें। आप अपनी ज्ञानशाला अगर अभी नहीं शुरू कर पाए हैं तो उसे शीघ्र अतिशीघ्र अपने समुदाय में माहौल देखकर उसके अनुसार उसको शुरू करें, और कुछ न कुछ गतिविधि करते रहें, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है कि हम सीखते चलें और इतना आगे बढ़ जाएं, हम इतने अच्छे शिक्षक बन जाएं कि बस पूछे ही मत। तो उद्देश्य वो है। तो ज्ञानशाला नहीं भी चल रही है तो आपका सीखने का क्रम रुकना नहीं चाहिए। आप सवाल पूछें। ग्रुप में आजकल थोड़ी खामोशी बढ़ गई है, और आप चिंता मत कीजिए कि हम ध्रुव तारे की तरह टिके रहेंगे। और हम लोगों की जो पूरी टीम है, मान लीजिए आलोक सर हैं, कात्यायनी जी हैं, मैं हूँ, और भी साथी जो हैं साथ में, कुछ साथी हैं, विनोद सर हैं, थान सिंह हैं, ताम्रध्वज जी हैं, काजल हैं, अंकिता हैं, राजकुमार जी हैं, तो स्नेहा जी हैं। हम लोग इस पे लगे रहेंगे और लंबे समय तक इस पे काम करते रहेंगे। इस पे हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो इसका जितना अधिकतम लाभ हर एक साथी लें उतना अच्छा है, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। और इसका पूरा लाभ सभी लोग लें, और ज्ञानशाला से जो ज्ञान जो प्राप्त हो उसको बच्चों तक पहुंचाएं, गांव में, समाज में, सभी जगह ले जाएं। इसी के साथ आलोक सर का बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। नेक्स्ट वीक फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।